तो फिल्म की शुरुआत होती है एक मिलियनर आदमी रिची को दिखाते हुए जो अपना फैमिली बिजनेस रन करता है। आज उसकी सक्सेस पार्टी पर हम उसकी पूरी फैमिली और उसकी वाइफ हंटर को भी देख पाते हैं। सब बहुत ज्यादा खुश थे। हंटर की जब से शादी हुई थी वो अपने आप में ही काफी अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि हंटर के अलावा उसकी पूरी फैमिली बिजनेस के लिए चली जाती थी। उसे घर में बहुत अकेला फील होता था। अकेलेपन को काटने के लिए वो या गेम्स खेलती थी, स्केचिंग करती थी या कुकिंग करती थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो थक जाया करती थी। पूरा दिन उसे इंतजार रहता था कि कब रिची घर आए और वो रिची से बहुत ज्यादा बातें करे, लेकिन जब जब वो रिची से बातें करती थी तो रिची अपने फोन में बिजी रहता था। उसे वो अटेंशन मिली ही नहीं जो वो चाहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन हंटर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस बारे में रिची को भी बताती है। रिची खुश होकर एक फैमिली डिनर प्लान कर लेता है, जहाँ पर बैठकर ये लोग इस बड़ी न्यूज को अपने मॉम डैड से शेयर करने वाले थे। सभी लोग ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और इस टाइम पर हंटर चाहती थी कि सब लोग उसकी वो कहानी सुनी कि कैसे उसे प्रेगनेंसी का पता चला, लेकिन दोबारा ये रिची के डैड ने उसकी बात काट दी और ये लोग अपने बिजनेस डिस्कशन में लग गए। इस मर्तबा हंटर को इतना ज्यादा अकेला फील हुआ कि उसे गुस्सा आने लगा। उसने टेबल पर देखा और उसे एक गिलास में बर्फ नजर आई और गुस्से में उसने बर्फ ही खाना शुरू कर दी और बर्फ खाने की आवाज से सभी लोग बहुत ज्यादा तंग हो गए। खैर, रिची की मॉम ने उसको समझा और उन्हें लगा कि हंटर ने ऐसा अपनी प्रेगनेंसी की वजह से किया है। अक्सर लड़कियों को ऐसी हालत में डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए अगली सुबह हंटर के डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो हंटर को एक बुक देकर जाती हैं। हंटर चाहती थी कि रिची की मॉम बैठकर अभी भी उनसे बात करें, लेकिन रिची की मॉम भी यहाँ से चली गई। खैर, अब वो बुक पढ़ने लग जाती है और इसी बुक में लिखा था कि इंसान को अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हर रोज कुछ नया करने का ट्राई करना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसने कभी पहले ना किया हो, ना ही एक्सपेक्ट किया हो। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है और वो उठकर एक मार्बल बॉल खा लेती है। और हैरानी की बात थी, ये खाने के बाद उसे इतना अच्छा फील हो रहा था जैसा उसे पहले कभी नहीं फील हुआ था। थोड़ी देर बाद जब रिची घर आता है तो वो नोटिस करता है कि हंटर आज बहुत ज्यादा खुश है, पिछले दिनों से भी ज्यादा। रिची उससे खुशी की वजह पूछता है तो हंटर बताती है, आज मैंने कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड किया और उसी वजह से मुझे अपने पे बहुत खुशी हो रही है। रिची इस टाइम उससे पूछता है तो आखिर तुमने ऐसा क्या किया, लेकिन हंटर इस टाइम झूठ बोल देती है। अगली सुबह हंटर को हम इससे भी ज्यादा अजीब काम करते हुए दिखते हैं। वो पिछले दिन खाए हुए मार्बल बॉल को अपने स्टूल बेस्ट में से निकाल कर संभाल लेती है। अब जहाँ हंटर पहले ही अपने अकेलेपन से लड़ रही थी, वहीं पर रिची की मॉम भी अब हंटर से अजीबोगरीब सवाल करने लग गई, जैसा कि वो शादी से पहले क्या करती थी, उसकी फैमिली क्या करती थी। अब हंटर जो थी वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी। उसे अपने बारे में बताते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है और ये सब सुनते हुए रिची की मॉम उससे कहते हैं, तो फिर तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी शादी रिची से हो गई और तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। हंटर उनकी बातों से और दुखी हो गई, क्योंकि वो अपनी लाइफ से अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। आज उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि अपनी फीलिंग्स को कम करने के लिए उसने सफाई करना शुरू कर दी और तभी वैक्यूम क्लीनर के साथ एक थंब टैग जुड़ गया। वो नुकीला था, लेकिन फिर भी हंटर को उसे खाने का दिल किया। उसने मुंह में भी डाल लिया, लेकिन ये थंब टैग उसकी जुबान में बुरी तरह चुभ गया। पहले तो उसने निकाल कर उसे किचन काउंटर पर रख दिया, लेकिन पूरा दिन उसे यही फीलिंग आती रही कि उसे खा लेना चाहिए। इसलिए जोश में आकर उसने थंब टैग मुंह में डाला और आखिर निगल लिया। खाते हुए ये थंब टैग उसकी पूरी फूड पाइप को चीरता हुआ गया था। इन्हें उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी जख्मी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये थंब टैग खाने के बाद भी उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। रात में रिची अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर पार्टी करने के लिए आ जाता है। जाना तो हंटर को भी बाहर था, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वो जब वॉशरूम में गई तो थंब टैग तो उसका बाहर निकल आया, लेकिन इस मर्तबा थंब टैग की वजह से उसके जिस्म से बहुत ज्यादा ब्लड भी आया था। दर्द भी उसे बहुत ज्यादा हो रहा था। अब रिची भी उसे ढूंढते हुए रूम में आ गया, लेकिन रिची के आने से पहले ही उसने सारा ब्लड साफ कर दिया ताकि रिची को कुछ भी पता न चले। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रिची का एक फ्रेंड आ जाता है। वो हंटर को माँ बनने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और फिर उसे शेयर भी करता है कि इस पार्टी में वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है। वो हंटर से पूछता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। हंटर भी उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर हमें फील होता है कि उस लड़के किससे ज्यादा हंटर उसे गले लगाना चाह रही थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए। खैर, वक्त गुजरता रहा और दिन ब दिन हम देखते रहे कि हंटर का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था। वो ऐसी चीजें खाना शुरू कर चुकी थी जो आम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, जैसा कि सेल, बैटरीज, पिन्स, सेफ्टी पिन्स और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें वो बाद में अपने स्टूल पेस्ट से निकाल कर संभाल भी रहती थी और उन्हें ट्रॉफिस की तरह उसने सजा कर भी रखा हुआ था। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और हंटर को अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पर जब डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं तो पता चलता है कि बेबी तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हंटर की गट के अंदर बहुत ही अजीब किस्म का ऑब्जेक्ट है। ये देखते हुए डॉक्टर फौरन उसकी इमरजेंसी सर्जरी करने को कह देती हैं। हंटर की सर्जरी शुरू कर दी जाती है और एक के बाद एक उसके इंटेस्टाइन में से बहुत सारे अजीब व गरीब ऑब्जेक्ट निकलते हैं, जैसा कि सेफ्टी पिन्स, मार्बल बॉल्स और इस तरह की चीजें।
सर्जरी के बाद डॉक्टर्स उसकी सिचुएशन पर बात करते हैं और डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि हंटर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही है, एक दिमागी बीमारी से गुजर रही है, जिसमें इंसान का दिल करता है ऐसी चीजें खाने का जो इंसान नहीं खा सकता। रिची ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो हंटर को घर लेकर आता है और हंटर को बहुत ज्यादा डांटता है। वो हंटर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो अब अपने रूम में से ऐसी सारी चीजें उठा लेता है जिनको खाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि हंटर तो कुछ भी खा सकते हैं। खैर, रिची जितना परेशान था, रिची के डैड उससे भी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें रिची के बेबी की टेंशन थी। इसीलिए वो हंटर के लिए फौरन ही एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट को बुक कर लेते हैं। बातें करते हुए ये साइकियाट्रिस्ट हंटर से पूछती है कि तुम्हें क्या मिलता है ये सब कुछ खाकर। वो बताती है कि जब मैं ऐसी चीजों को अपने मुंह में रखती हूँ तो मुझे उनकी फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, इन चीज़ों के टेक्सचर्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने मुंह में। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को अंदाजा हो जाता है कि उसने ये सब कुछ खाना अभी भी नहीं छोड़ा। कि बात वो रिची को बता देती है और रिची अब हंटर के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर लेता है जो 24 घंटे उसके साथ रहने वाला था, उस पर नजर रखने वाला था, ताकि हंटर कुछ ऊट पटांग ना खा ले। और इस बॉडीगार्ड के आने से हंटर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड को भी हंटर की ये सारी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वो हंटर से अजीब सा नाराज और उखड़ा उखड़ा रहता था, क्योंकि उसकी एक अपनी सोच थी। वो ये सोचता था कि इतने बड़े घर में हंटर रहती है, हर फैसिलिटी होने के बावजूद ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसे दिमागी बीमारी हो गई? क्या वो इतने बड़े घर में भी खुश नहीं रह सकती? खैर, वो बॉडीगार्ड हर तरह से हंटर के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन हंटर फिर भी बाथरूम में छुपकर कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेती थी जो उसे नहीं खाना चाहिए। अब थोड़े दिन बाद रिची का बर्थडे आने वाला था। हंटर उसके लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी अरेंज करती है और यहाँ पर वो बहुत खुशी से सबको मिल रही थी। हालांकि उसे लोगों से मिलना ज्यादा पसंद भी नहीं था, लेकिन आज उसके साथ और भी कुछ ज्यादा बुरा हो गया। सभी लोग उससे उसकी ये चीजें खाने वाली बीमारी के बारे में बात करने लगे और ये सब जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसे रिची से कहा, क्या जरूरत थी सबको तेरी बीमारी के बारे में बताने की? लेकिन रिची कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के बारे में ही सोच रहा हूँ। लेकिन हंटर को इतना बुरा लगा था कि हंटर रात में रिची से अपने से माफी मांगने को भी कह देती है। अब अगला दिन आता है, थेरेपिस्ट दोबारा आती है। हंटर को आज थेरेपिस्ट से बात करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो बात ही तो करना चाहती थी। थेरेपिस्ट के चले जाने के बाद वो गार्डन में जाती है और पौधों की देखभाल करने लग जाती है। हालांकि उस टाइम उसका दिल भी करता है कि वो उठाकर ये सारी मिट्टी खा ले, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है। अब अपने हाथ धोने के लिए जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो सुनती है कि रिची उस थेरेपिस्ट को पैसे दे रहा था ताकि वो थेरेपिस्ट हंटर की एक एक बात उसे बताए। ये सुनते हुए हंटर बहुत ज्यादा पैनिक हो गई कि पता नहीं क्या क्या बातें थेरेपिस्ट ने रिची को बताई होंगी। वो बिल्कुल टूट गई। उसे बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने किसी को शो नहीं किया। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। अपने आप को छुपाने के लिए वो बेड के नीचे चली गई और तभी उसका गार्ड उसे ढूंढते हुए बेड के नीचे आया। उसके गार्ड को भी आज उसकी हालत पर तरस आ गया था। वो उसके अकेलेपन को समझने लगा था। गार्ड ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पे हाथ रख दिया और उसके पास ही लेटा रहा। काफी देर बाद जब हंटर की आंख खुली तो उसने देखा कि गार्ड भी वहीं सो गया था। वो बेड से बाहर निकल आई, लेकिन गुस्सा उसका अभी भी कम नहीं। इसी गुस्से की वजह से उसका उटपटांग की चीजें खाने का दोबारा दिल कर जाता है और वो सारी कबर्ड्स और दराजे खोलकर ऐसी चीजें ढूंढने लग जाती है जिनको वो खा सके। उसे यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और वो उसे ही निगल लेती है, लेकिन उसे निकलने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये स्क्रू ड्राइवर उसके गले में फंस गया था। उसके गले से अजीब आवाजें आने लगी थी और वो नीचे गिर गई। ये आवाजें सुनकर उसका गार्ड भी उठ गया और फौरन उसे देखने लगा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने एम्बुलेंस को बुला लिया। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से ऑपरेशन करने के बाद उसके गले से उस स्क्रू ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। शुक्र था कि उसके बेबी को नुकसान नहीं हुआ था। अब रिची और रिची की फैमिली को हंटर से ज्यादा हंटर की बेबी की टेंशन हो गई थी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो हंटर को एक साइकिक हॉस्पिटल में भेज देंगे, जहाँ 24 घंटे उस पर नजर रखी जाएगी और ऐसे उनका बेबी सेफ रहेगा। बेबी के पैदा होने के बाद वो आजाद हो जाएगी, यानी वो घर वापस आ जाएगी। हंटर मान तो नहीं रही थी, लेकिन रिची ने कहा कि अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। इस वजह से उसे ये सब मानना पड़ा। उसका गार्ड जो अब उसकी फीलिंग समझने लगा था, उसे अब हंटर की हालत पर बहुत तरस आने लगा था। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि हंटर को छोड़ने के लिए रिची की पूरी फैमिली जा रही थी और साथ साथ उसका गार्ड भी था। तभी जाते हुए एकदम से हंटर वापस अपना चार्जर लेने के बहाने घर के अंदर चली जाती है और उसका गार्ड भी भागते हुए उसके पीछे आता है। यहाँ गार्ड देखता है कि हंटर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इस मर्तबा गार्ड को भी उस पर तरस आ गया और उसके बारे में किसी को बताने के बजाय उसने हंटर को यहाँ से भागने का मौका दिया। और जैसे ही बाकी सब लोग घर के अंदर आए तो उसने सबको हंटर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताया कि वो दूसरे रास्ते की तरफ भाग गई है। जबकि कुछ ही देर बाद हमें दिखाया गया कि हंटर भागते हुए जंगल के रास्ते से एक होटल आ पहुंची थी, जहाँ आकर वो सबसे पहले इस होटल के बाहर से बहुत सारी सॉइल यानी मिट्टी लेती है और होटल के अंदर एक रूम बुक करके उसे खाने ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो रिची को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं वहाँ से भाग आई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं।
और मैं ये बेबी भी तुम्हारी ही वजह से ले रही थी, लेकिन तुमने मुझे ठीक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुमने मुझे टाइम भी नहीं दिया और अब तो तुमने मुझे डाइवोर्स की धमकी दे दी है और अब मुझे ये बेबी भी नहीं चाहिए। रिची को ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि हंटर कुछ गलत कर लेती, रिची उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, अपनी जिद छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। हंटर जब ना में जवाब देती है तो रिची उसे समझाता है, देखो हंटर, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, इस दुनिया में तुम इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाओगी, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। लेकिन हंटर रिची की बात ही नहीं सुनती और कॉल काट देती है। पूरी रात वो टीवी देखते हुए और सॉइल खाते हुए गुजारती है। हंटर अगले दिन उस होटल से भी निकल जाते हैं और अपनी मॉम को कॉल करते हैं, अपने साथ होने वाली ये सारी चीजें बताती है। उसे आज अपने पे ही गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। ये मसला उसे अब से नहीं था बल्कि बचपन से था, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल फादर, असली डैड उसे छोड़ गए थे। उसकी मॉम बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, इसीलिए वो इस दुनिया में आ गई, नहीं तो आज शायद वो पैदा भी ना होती। ये सारे एहसास उसे आज तक तंग करते थे। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने असली डैड से मिलकर ही रहेगी। अपनी मॉम से जबरदस्ती उनका पता लेते हुए वो उनके घर पहुंच जाती है। यहाँ जाने पर वो देखती है कि किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। ये उसके स्टेप ब्रदर की, यानी उस आदमी के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने हंटर से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि हंटर उनके बेटे की किसी दोस्त की मॉम है। लेकिन उसने बताया कि मैं यहाँ के गेस्ट नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी उसे अकेले में ले जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। लेकिन यहाँ पर हंटर उल्टा ही उससे सवाल कर लेती है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों, और अगर छोड़ना ही था तो तुम मेरे मॉम के साथ रहे ही क्यों। तो वो आदमी कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने ये सब किया था मैं अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था और अपनी ताकत के ही नशे में मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन जब मैंने जेल में इस जुर्म में 7 साल गुजारे तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। यहाँ ये दोनों बातें कहते कहते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हंटर को फील होता है कि यह आदमी अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए वो उससे कुछ ना कहकर यहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसकी मॉम ने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था और रिची का घर तो वो छोड़ आई थी। उसे अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना था, आगे बढ़ना था जैसे वो चाहती थी। वो एक डॉक्टर के पास आती है और उनसे अबॉर्शन पिल लेकर एक पब्लिक वॉशरूम में अपना अबॉर्शन करती है। वो जानती थी वो जो कर रही है ठीक कर रही है, अभी तो वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाने के काबिल नहीं थी, तो वो एक बच्चे की जिंदगी अपनी ही तरह खराब नहीं कर सकती थी। अपने डैड से बात करने के बाद उसकी सोच में काफी तब्दीली आई थी और अब वो एक नई लाइफ जीने के लिए तैयार थी और बस हंटर को ये दिखाते हुए उसकी ये कहानी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एरियल से, जो एक मीडिया हाउस के लिए काम करती है और एक बहुत बड़ी राइटर बनना चाहती है, पर आजकल उनको पब्लिश करने के लिए कोई बड़ी खबर नहीं मिल रही। इसी वजह से ज्यादा लोग उनका मैगजीन भी नहीं खरीद रहे थे। और फिर एक दिन आखिर उनको मिल जाता है एक आग लगाने वाला टॉपिक। 1990s के टाइम के एक पॉप स्टार अल्फ्रेड मॉर्टी रिटायरमेंट से बाहर आकर अपने नए एल्बम के रिलीज होने का ऐलान कर देते हैं। सब हैरान थे, मीडिया में तो खबरों का तूफान पैदा हो गया था। इस पर और हैरानी की बात कि मॉर्टी अपने एल्बम लॉन्च से पहले सिर्फ 6 मेहमानों को अपने प्राइवेट कंपाउंड में इनवाइट कर लेते हैं उस एल्बम को सुनने के लिए, जिनमें हमारी मेन कैरेक्टर एरियल के साथ साथ उसके बॉस, एक टॉक शो होस्ट, एक इन्फ्लुएंसर, एक पेपरराजी जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स लेते हैं, और साथ ही उस टाइम के मशहूर आरजे को भी मॉर्टी ने बुलाया था। कंपाउंड में पहुंचने पर सबको सब कुछ तो नॉर्मल लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था, पर आते ही इन सभी के मोबाइल्स और लैपटॉप वगैरह ले लिए जाते हैं, जिनसे ये लोग बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे, ये बहाना करते हुए कि इस जगह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाना अलाउड ही नहीं है, पर वापस जाते हुए इन्हें ये सब वापस कर दिया जाएगा। पर एरियल को इन सभी चीजों से अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। फिर कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो जाती है जिस मकसद के लिए सब लोग यहाँ आए थे, और इसी पार्टी के दौरान सबसे शॉकिंग चीज इन्हें ये पता चलती है कि मॉर्टी एक कल्ट का हिस्सा है और इस कंपाउंड में आए सभी लोग सिवाय इन 6 के उसी कल्ट के मेंबर हैं, जो सब अपने आप को लॉयलिस्ट बुलाते हैं और सभी सेम यूनिफॉर्म भी पहने रहते हैं। यहाँ की अजीब चीजें, लोगों की अजीब नजरें और हरकतें ये साफ जाहिर कर रही थी कि मॉर्टी के कंपाउंड में कुछ तो गड़बड़ है। ये कल्ट एरियल को ठीक नहीं लग रहा था, तो वो इसी पार्टी में इस कल्ट के बारे में और जानने का फैसला कर लेती है। खैर, दिखाया जाता है कि इस कंपाउंड में उन्हें हर किस्म की फैसिलिटी मिल रही थी, यहाँ तक कि मसाज भी। और आरजे जब मजे से मसाज करवा रहे थे, तभी बहुत से अजीब लोग उनके करीब आकर एक मशीन चलाते हुए बेरहमी से उनकी जान ले लेते हैं। बॉडी कटाने का सीन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ ये कंफर्म यहाँ जरूर हो गया कि ये कल्ट नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है जैसा एरियल को लग रहा था। मॉर्टी ने भी इन्हें किसी खास प्लान के तहत ही बुलाया है।
यहाँ तक कि अगली सुबह तो बचे हुए इन 5 लोगों के साथ बॉडीगार्ड की तरह नजर रखने के लिए लोग भी लगा दिए जाते हैं, जो बस अब उनका साया बने घूम रहे थे। और एरियल को इनसे सबसे ज्यादा चिढ़ हो रही थी। जॉगिंग करते हुए एरियल को मोर्टी दिख जाता है, जो अपनी पेंटिंग बनवा रहा था। एरियल उसके पास आकर सवाल कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आपका ये कल्ट काम कैसे करता है। मोर्टी कहता है ये किसका सवाल है? तो वो कहते हैं मतलब इबादत, वर्शिप, जैसे क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, हिंदू टेम्पल में जाते हैं और मुस्लिम्स भी तो अपनी प्रेयर्स करते हैं, ऐसे आपका कल्ट क्या करता है, किसको मानता है? अब मोर्टी एरियल से ही सवाल कर लेता है कि ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे जो किसी को भी ना मानता हो और कुछ भी ना करता हो। वो बातें करते हुए एरियल को एक खास किस्म के टेंट में ले जाता है, जहाँ एरियल देखती है कि एक आदमी पागलों की तरह सीप खोल रहा था। वो अपने काम में इतना मगन था कि एक सीप खोलते हुए उसका पूरी तरह हाथ भी जख्मी हो गया, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। एरियल पूछती है इस सब का क्या मतलब है? तो मोर्टी बताता है कि हम सब लोग ये करते हैं सिर्फ ये एहसास लेने के लिए कि एक मोती की कीमत इन 100 ऑयस्टर शेल्स से ज्यादा है, और ये हमें सबक देता है कि दुनिया में हर चीज बराबर नहीं, और इस चीज को मान लेना एक बहुत बड़ा एहसास है। एरियल को उसकी ये बातें खैर समझ तो नहीं आई थी, लेकिन वो अपने रूम में चली गई। अगली सुबह जब वो रेडी हो रही थी तो बहुत से लोग उसके रूम में आ गए। ये सभी लेवलिस्ट थे। मोर्टी को बताया जाता है कि ये लोग उसे ग्रूम करने के लिए आए हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लॉयलिस्ट ने एक बहुत ही अजीब सवाल एरियल से किया कि क्या तुमने अपनी पर्सनल क्लीनिंग भी की है? एरियल पूछती है इससे आप लोगों का क्या ताल्लुक? इस बात के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मुझे ऐसी जगह से तो नहीं देखा जाएगा। लॉयलिस्ट कहती है हाँ नहीं देखा जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा ये रूल है, औरत हो या मर्द, यहाँ पर प्राइवेट क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और मोर्टी ने भी इसी चीज के लिए हमें यहाँ पर भेजा है। फिर तैयार वगैरह होने के बाद इन्हें पार्टी में ले जाया जाता है, जहाँ पार्टी में इस वक्त इन 5 लोगों के अलावा और कोई नहीं था जो बाहर से आया था। यहाँ पर मोर्टी अपना परफॉर्मेंस देना शुरू कर देता है। हालांकि वो बहुत बचकाना डांस कर रहा था, लेकिन इन सबको फिर भी हंसी आ रही थी। इसी परफॉर्मेंस के दौरान यहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर जो आई थी उसको बहुत ज्यादा बुरी खांसी होने लग जाती है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल भी खो देती है। उसकी हालत को देखते हुए सभी परेशान हो जाते हैं, तो मोर्टी उसे देखने के बजाय यहाँ से सभी लोगों को बाहर ले जाता है और कहता है कि उसको कोई और संभालेगा, हमें अभी जरा बाहर की ताजा हवा खानी चाहिए। बाहर आने पर सभी लोग मिलकर लॉयलिस्ट के बारे में यानी मोर्टी के कल्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो मोर्टी इन सबको बताता है कि हमारा कल्ट इस बात पे बिलीव रखता है कि कोई भी कभी भी गॉड बन सकता है। जो भी इंसान जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ इन्वेंट करता है, कुछ इजाद करता है, तो वो हमारे लिए गॉड के बराबर है। जैसे जिसने पहली मर्तबा घोड़े को काबू करने के लिए उसकी नाल बनाई, वो भी हमारे लिए गॉड है। इनकी बातों के दौरान ही एरियल अपने बॉस को लेकर साइड पे चली जाती है और अपने बॉस से कहती है कैसा हो कि मैं इसी कल्ट के ऊपर कोई स्टोरी लिखूं और इससे हमारा मैगजीन बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। लेकिन उसके बॉस को एरियल का ये आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि एकदम से उड़ता हुआ तीर आकर एरियल के बॉस को लग जाता है। एरियल और वो तो हक दक रह गए थे, लेकिन तभी यहाँ पे भागते हुए कुछ लोग आए और एक बच्चे ने उससे माफी मांगना शुरू कर दी, ये कहते हुए कि मैं तो निशाना लगाना सीख रहा था, एकदम से मेरा हाथ स्लिप हुआ और ये तीर आकर आपको लग गया। एरियल उस बच्चे की बहादुरी पर हैरान थी कि उसके मुंह के एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे और वो न डर होकर बस माफी ही मांग रहा था। हालांकि उसके बॉस बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। खैर उन्हें फर्स्ट एड तो दे दी जाती है, लेकिन अब उनकी तबीयत कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही थी। शाम में एरियल अब इन लोगों के पास आती है और उनसे पूछती है कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा? मुझे ये कर कुछ अजीब लगता है। देखें, उन्होंने हमारे से हमारे फोन्स, लैपटॉप, हर वो चीज ले ली जिससे हम बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे। वो हम पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं और क्या पता उन्होंने यहाँ कहीं भी कैमरास या माइक फिट किए हों और अब हमारी बातें भी सुन रहे हों। ये सारे एरियल की बात समझते नहीं, उल्टा एरियल के ऊपर ही हंसने लग जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मोर्टी ने इतना बड़ा सेटअप सिर्फ इसलिए किया होगा कि वो हमारे फोन्स छीन सके? एरियल को जब एहसास होता है कि ये लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाह रहे, तो वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन खुद उसने फैसला कर लिया था कि अब वो और यहाँ ज्यादा नहीं रुकेगी। सुबह होते ही वो अपनी गार्ड से नजर बचाते हुए अपनी खिड़की से जंप कर देती है। उसका सबसे पहला प्लान और टारगेट था अपने फोन्स को ढूंढना। उसे इसी कंपाउंड में एक अजीब सी जगह दिखती है जो कंपाउंड से जरा हट के थी। उसे लगा कि इसी के अंदर कोई राज छुपा होगा, इसीलिए वो उसके अंदर चली गई। ये जगह काफी अजीब थी, दिखने में एक बार था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के कटे हुए सर और जिस्म के हिस्से रखे हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि ये कल्ट कोई ना कोई रिचुअल्स भी करते रहते हैं जिनमें जानवरों की कुर्बानी भी दी जाती है। खैर अभी उसका असल मकसद अपने फोन को ढूंढना था और फाइनली उसे यहाँ ढूंढते हुए एक बास्केट में अपने सेल फोन्स और लैपटॉप्स दिख भी जाते हैं।
और एक और शॉकिंग चीज जो हमें दिखाई जाती है और एरियल को नहीं दिखती, वो थी आरजे की लाश, जिसे मूवी के तकरीबन शुरू में ही मार दिया गया था और उसकी लाश को यहाँ छुपाया गया था। यहाँ पर जितना माहौल वो देख चुकी थी उससे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम में आती है, अपना सामान पैक करती है और मूर्ति के पास जाकर कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। मूर्ति उससे पूछता रह जाता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या किसी ने यहाँ पर कुछ कहा है, तुम्हें किसी ने डराया है क्या? एरियल उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा मूर्ति से पूछती है कि आरजे कहाँ है। मूर्ति की जगह मूर्ति का असिस्टेंट जवाब देता है कि वो रात के डिनर के लिए तैयार हो रहा है। जिसके बाद एरियल पूछती है कि इन्फ्लुएंसर कहाँ है, वो जिसे उस दिन खांसी हुई थी। मूर्ति का असिस्टेंट बताता है कि वो उसे अभी हॉस्पिटल से उसके रूम में छोड़कर आया है और उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। वो शाम में बच्चों का जो पपेट शो होगा उसमें हम सबको ज्वाइन करेगी। ये सब बातें सुनने के बाद भी एरियल उससे कहती है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से जाना है। तो मूर्ति कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी भी सही कि हुआ क्या है? एरियल कहती है, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे अभी के अभी बस यहाँ से जाना है। तो यहाँ पर मूर्ति का दूसरा असिस्टेंट बोलता है कि ये तो पॉसिबल नहीं, सारी गाड़ियां इस टाइम शहर की तरफ गई हैं और 40 मिनट तक यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है। मूर्ति अब कहता है, देखो मैं तुम्हें रुकने के लिए फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों का दिल मत तोड़ो, बच्चों की परफॉर्मेंस देख कर जाना। यहाँ पर वो बच्ची भी एरियल की मिन्नतें करने लग जाती है और एरियल को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। अब शाम में पपेट शो शुरू हो जाता है और ये पपेट शो किसी आम पपेट शो से तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। यहाँ पर पपेट्स की जगह गुड़िया नहीं बल्कि चूहे थे, मरे हुए पपेट। अब यहाँ पर जो 6 चूहे थे वो जाहिर कर रहे थे इन 6 लोगों को, यानी एरियल, उसके बॉस, आरजे, इन्फ्लुएंसर, जो लोग यहाँ मेहमान आए थे उनको जाहिर कर रहे थे। एरियल को ये सब कुछ देखकर काफी अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिलहाल वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देती और एकदम से जिस बीन बैग के ऊपर वो बैठी हुई थी वो बैग ही हिलने लग जाता है। घबराकर वो उठ जाती है और तभी कोई चीज उसे फाड़ कर बाहर निकलती है और ये कोई जानवर नहीं था बल्कि जिंदा एमिली थी। वो इन्फ्लुएंसर थी जो पिछले दिनों गायब हुई थी। इस टाइम उसके मुंह के काफी सारे हिस्से अजीब तरह से फूले हुए थे। वो इतनी भयानक दिख रही थी कि कोई भी उसे देखकर डर जाता। एरियल तो पहले ही घबरा चुकी थी, उसकी जुबान और उसकी आंखें तो ऐसे फूल गई थी जैसे कोई गुब्बारा हो। एरियल गुस्से में मूर्ति से पूछती है, क्या हुआ आखिर इसे? मूर्ति बड़े नॉर्मल अंदाज में जवाब देता है कि इसने एक केमिकल पी लिया था जिसकी वजह से इसकी बॉडी का हर वो हिस्सा जिसमें ज्यादा पानी होगा वो फूल जाएगा। ये कहते ही वो उस लड़की के पास जाता है और उसकी फूली हुई आंख को टच कर देता है और वो आंख किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है और उसका पानी आकर मूर्ति के ही मुंह पर गिर जाता है, जिससे उसे घिन आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अब जाकर एरियल के भी साथियों को समझ आया था कि एरियल सही कह रही है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं। वो जब यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो लॉयलिस्ट उन्हें पकड़ लेते हैं। बिना वक्त ज़ाया किए उन्होंने एरियल की एक साथी और उसके बॉस दोनों को ही जोर जोर से उनके पेट में चाकू स्टैब करते हुए मार डाला था। वो एरियल को भी मारने वाले थे, लेकिन एरियल ने अपने पकड़े हुए इंसान को धक्का दिया और मौका देखते हुए वहाँ खिड़की से भाग गई। अपने आप को बचाने के लिए वो आकर एक घर में छुप जाती है और देखती है कि ये तो इन लॉयलिस्ट का एक म्यूजियम है जहाँ पर उसे आरजे का कटा हुआ सर भी दिखता है और वो केमिकल भी दिखता है जिसे पिलाकर इन्होंने इन्फ्लुएंसर को मारा था। यहाँ पर पार्टी की तैयारियां भी चल रही थी, जिसे देखकर एरियल समझ गई कि ये सभी लॉयलिस्ट इन सबको मारकर या इनकी कुर्बानी देकर ही पार्टी करने वाले थे। इससे पहले कि अभी वो और कुछ कर पाती या समझ पाती, पीछे से वो गार्ड वो विंडो के जरिए इसी बाथरूम में आकर एरियल को बालों से पकड़ लेती है और उसे मार मार कर सर पर बेहोश कर देती है। अब एरियल को जब होश आया तो वो अपनी एक साथी के साथ एक चेयर से बंधी थी और यहाँ पर मूर्ति के साथ साथ सभी लॉयलिस्ट जश्न मनाने के लिए खड़े हुए थे। उनके हाथ में शैंपियन थी और इसी शैंपियन में जहर भी था, जिन्हें ये सब लोग एक साथ मिलकर पीने वाले। इन्हीं लॉयलिस्ट में से एक लड़की अब एरियल के साथी को भी वो जहर वाली शैंपियन पिला देती है और एरियल को पिलाते पिलाते उसे पता नहीं क्यों पर एरियल पर तरस आ जाता है। वो सबके सामने तो ऐसे ही एक्टिंग करती है कि जैसे वो एरियल को यही शैंपियन पिलाने वाली है, लेकिन असल में वो एरियल की रस्सियां तोड़ रही थी ताकि एरियल यहाँ से भाग जाए। इसी सब के दौरान गलती से उसके पांव से यहाँ पर एक आग वाला बर्तन टकरा जाता है और आग हर जगह स्टेज पर फैलने लग जाती है। यहाँ तक कि मूर्ति के कपड़ों पर भी आग लग जाती है और वो जलते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और खूब चिल्लाता है। जिस दौरान एरियल को अच्छा मौका मिल गया था यहाँ से भागने का। उसे यहीं पर एक बाइक भी मिल गई थी जिसे लेते हुए आखिर वो इस कंपाउंड से बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेती है। अगली सुबह वो पुलिस को लेकर उस कंपाउंड में आती है। अजीब बात ये थी कि मूर्ति भागने के बजाय इसी कंपाउंड में बैठा
था पियानो बजा रहा था और उसने उन सभी 5 लोगों की लाशों को अपने सामने रखा हुआ था जिनको पिछले ही दिन मारा था, और बाकी सभी लॉयलिस्ट वहां से गायब हो चुके थे। खैर पुलिस यहाँ पर मॉर्टी को ही इन 5 लोगों के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है और फिर सीन यहाँ से कट हो जाता है और कहानी में 2 साल का वक्त गुजर जाता है। हम एरियल को देखते हैं जो अब एक बहुत ही मशहूर राइटर बन चुकी है और एक आरजे को अपना इंटरव्यू दे रही है। उसका नॉवल बहुत ज्यादा हिट हुआ है और उसके नॉवल की तकरीबन लाखों से ज्यादा सेल हो चुकी है। इस नॉवल में असल में उसने मॉर्टी के कल्ट के बारे में सब कुछ लिखा था और इसी नॉवल की वजह से वो बहुत ही जल्दी मशहूर हो गई थी। इन्हीं इंटरव्यूज के दौरान एक दिन ऐसा आता है कि मॉर्टी का वकील एरियल से कांटेक्ट करता है और उससे मिलने की ख्वाहिश करता है। एरियल को ये सब अजीब लगा, लेकिन वो मिलना तो उससे चाहती थी क्योंकि उसे भी अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे, जैसा कि उस दिन वो सभी के सभी लोग जो उसके कल्ट का हिस्सा थे वो कैसे गायब हुए थे। इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए वो पहुंच जाती है जेल में जहां पर मॉर्टी था। सबसे पहला एरियल उससे सवाल करती है कि तुमने आखिर उन लोगों को क्यों मारा था, तो मॉर्टी कहता है कि मैं उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि वो एक आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं और हमारे कल्ट में आर्टिस्ट को खुदा माना जाता है। एरियल दूसरा सवाल करती है कि बाकी सभी लोग कहाँ गए थे, तो वो बताता है कि सभी लोग इसी पूरी दुनिया में आम लोगों के अंदर ही छुपे बैठे हैं और अपने कल्ट के बारे में दूसरे लोगों को बता भी रहे हैं और उन्हें अपने कल्ट का हिस्सा भी बना रहे हैं। इसके बाद वो एरियल को एरियल का ही लिखा हुआ नॉवल दिखाते हुए थैंक्स कहता है और यहाँ पर एरियल बिल्कुल शॉक रह जाती है क्योंकि अब उसे समझ आ रही थी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये नॉवल लिखकर उसे समझ आ रही थी कि मॉर्टी उसके साथ बहुत बड़ी चाल चल गया था। पहले दिन से अब तक जो कुछ एरियल के साथ हो रहा था वो सब मॉर्टी की ही प्लानिंग थी। एरियल का अपने बॉस के साथ उस कंपाउंड में जाना, वहाँ वो सब कुछ ऑब्जर्व करना, बाकी सब लोगों का मरना, यहाँ तक कि एरियल का वहाँ से बच आना भी मॉर्टी की ही चाल थी ताकि वापस आकर वो उनके कल्ट के बारे में अपने नॉवल में लिखे और उस नॉवल के जरिए उनके कल्ट की इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया तक फैल जाए। ये सारी बात समझ आने पर अब मॉर्टी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। एरियल दुखी थी इस चीज को लेकर कि उसने ना चाहते हुए भी एक कल्ट को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया था। एरियल ने आखिर में मॉर्टी से सवाल भी किया था कि मैं ही क्यों, जिस पर मॉर्टी उसे जवाब देता है कि तुम्हें पैसे से या किसी से कोई लेना देना नहीं था, तुम साफ दिल की थी इसीलिए हमने तुम्हें चुना और तुम्हारा शुक्रिया कि आज तुम्हारी वजह से दुनिया के हर कोने में हमारे कल्ट का जिक्र होता है और तेजी से लोग अब हमारे कल्ट का हिस्सा भी बन रहे हैं। इन्हीं चीजों की वजह से तो अभी तक एरियल शॉक बैठी हुई थी और बस यही सब दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत हेलन नामी एक लड़की से होती है जो सुपरमार्केट में थी जब उसका सामना एक भयानक बड़ी सी क्रिएचर से हो गया, जिससे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भागी और क्रिएचर भी रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते हुए उसी के पीछे उसी को मारने के लिए बढ़ा। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें 8 साल बाद का वक्त दिखाया गया जहां आज दोबारा शहर में देखे जाने वाले बड़े से क्रिएचर की खबर छपी थी। zoology के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इस न्यूज के बारे में अपने प्रोफेसर निक को बताते हैं और निक जवाब देता है रूमर है, ये बस मजाक है। वो इस खबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो कॉर्नर उनसे कहता है मैं जानता हूँ कि आप इस न्यूज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी वाइफ भी ऐसे ही किसी मॉन्स्टर की तलाश में गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली और ना ही आज तक वो मॉन्स्टर के इस दुनिया में होने का आज तक सबूत दे पाई थी। निक अब इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर जहाँ उस क्रिएचर को देखा गया था। यहाँ जाने पर साइंटिस्ट को एक ट्रक पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आते हैं और यहीं पर जंगल की फेंस भी उन्हें टूटी हुई मिलती है और ये चीजें निक को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हो सकता है कोई बड़ी क्रिएचर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो जिसे पहले 8 साल पहले देखा गया हो और उसी क्रिएचर के बारे में उसकी वाइफ साइंटिस्ट हेलन भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी, फिर उनका आज तक सुराग न मिला। वो सोचता है कि हो सकता है उसी क्रिएचर ने हेलन को निगल लिया हो, इसीलिए आज तक उसकी बॉडी का भी सुराग नहीं मिला था। अब सीन कट होकर हमें एक ज़ूलॉजिस्ट एबी को दिखाया जाता है जो कि रेप्टाइल्स पर रिसर्च करती है। उसके नेबर का एक बच्चा उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने जंगल में से एक अजीब किस्म की लेजर्ड को पकड़ा है। एबी उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और जब इन्होंने जाकर उस लेजर्ड को देखा तो एबी हैरान भी हो गई क्योंकि ऐसे लेजर्ड उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इस लेजर्ड के पास कुछ पंख भी थे। एबी इस लड़के से कहती है मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर तुम्हें जंगल में ये लेजर्ड मिली थी। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो ये देखकर डर जाते हैं कि वहाँ पर एक लोमड़ी का बुरी तरह शिकार करके किसी ने उसे दरख्त से लटका दिया था। इस जगह पर अजीब सा कोहरा फैला हुआ था और यहाँ आते ही एकदम से इस लड़की के हाथ से वो लेजर्ड बाहर निकलकर उड़ने लग जाती है। एबी इस लेजर्ड को पकड़ने के लिए इसका पीछा करने लग जाती है जबकि बेन यानी वो छोटा बच्चा जो उसके साथ आया था वो यहाँ पर छुपे हुए एक पोर्टल को देखता है और हैरान हो जाता है। इस पोर्टल के अंदर क्या था ये जानने के लिए वो इस पोर्टल के अंदर भी चला गया
इस पोर्टल के दूसरी तरफ एक बहुत ही हसीन दुनिया थी, इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ, और उसी दुनिया में वैसे ही सारी लिजर्ड्स उड़ रही थी जैसी एक लिजर्ड उसके पास भी थी। यहाँ बाहर एबी को अब तेजी से जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वो डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ और करती, उसे सामने के तालाब में एक बहुत बड़े से क्रिएचर की रिफ्लेक्शन नजर आती है। देखने पर ये क्रिएचर किसी डायनासोर जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ अब हमें बेन को दिखाया जाता है जो किसी चीज से बचते हुए भागकर जल्दी से अपने घर आकर अपने रूम में छुप जाता है। उसे एहसास था कि कोई बड़ी सी चीज उसका पीछा कर रही है, और जैसे ही उसने सामने विंडो में देखा तो ये बड़ी सी क्रिएचर डायनासोर जैसी उसका पीछा कर रही थी, और उसे पकड़ने के लिए वो उसकी विंडो तोड़कर भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है। अपने आप को बचाने के लिए बेन अपने हाथ में आने वाली हर चीज से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, और आखिर वो मॉन्स्टर उससे दूर भाग ही जाता है। दूसरे सीन में अब हमें जंगल में फंसे एबी को दिखाया गया था जिसके पीछे वही बड़ी सी क्रिएचर पड़ चुकी थी। एबी अभी ये बात नहीं जानती थी कि ये बड़ी सी क्रिएचर उस पोर्टल में से निकली है। वो तो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसकी दूसरी तरफ से क्रिएचर उस तक करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो पैनिक कर जाती, यहाँ पर निक की पूरी टीम आ जाती है जो सुबह से इसी क्रिएचर की रिसर्च में यहाँ आए थे। वो एबी को रिलैक्स रहने को कहते हैं और खुद इस क्रिएचर को देखने लग जाते हैं। ये लोग टॉर्च मारकर उसको देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर गुस्से वाली नहीं है। ऐसा जानवर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता था कि ये कोई हाइब्रिड हो, यानी दो जानवरों की नस्लों से बना एक नया जानवर हो, लेकिन ये काम भी सिर्फ लेबोरेटरी में पॉसिबल था। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि क्रिएचर यहाँ से जाने लगा। ये लोग भी क्रिएचर का पीछा करते हैं और देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही चमकदार सा पोर्टल खुला हुआ था जिसके अंदर ये क्रिएचर जाने वाला था। इस पोर्टल को देखकर ये सब लोग शॉक रह जाते हैं और निक अपनी फर्दर स्टडीज के लिए और इस पोर्टल की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर अपनी एक पूरी टीम को बुला लेता है। ये पोर्टल किसी और दुनिया का भी हो सकता था और किसी और टाइमलाइन का भी हो सकता था। इस पोर्टल को देखते हुए निक को थोड़ी उम्मीद बन रही थी कि वो लोग पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, जिस चीज पर वो आजकल रिसर्च कर रहा था। निक को लगता है कि उसकी वाइफ भी ऐसे ही किसी पोर्टल के अंदर गायब हुई होगी, इसलिए वो पोर्टल के अंदर जाकर चेक करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ शहर में हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जो बेन के पीछे पड़ा था। वो अभी तक अपने शिकार को ढूंढ रहा था और उसे स्मेल करते करते वो उसके स्कूल भी पहुंच जाता है। जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ती है तो टीचर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। सभी बच्चे पैनिक कर जाते हैं। टीचर दरवाजा बंद करके सारा फर्नीचर दरवाजे के आगे लगाने लग जाती हैं, लेकिन ये क्रिएचर बहुत ही पावरफुल था। दरवाजे को तोड़ना और चीजों को साइड पे करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी बुरा हो जाता, यहाँ पर स्टीवन आकर एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और बच्चों की जान बचा लेता है। अब जैसे ही ये क्रिएचर स्टीवन के ऊपर ही गुस्से में हमला करता है तो स्टीवन उसके एक ही वार में बेहोश होकर बाहर गिर जाता है। सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक अब उस पोर्टल के अंदर जाने की तैयारी में है। एबी निक को वो छोटा सा क्रिएचर भी दे देती है जिसे सबसे पहले इन्होंने देखा था। इस पोर्टल के अंदर जाते ही ये जगह उसे दुनिया जैसी ही लगती है, लेकिन इस दुनिया में काफी सुकून था। यहाँ पर जगह जगह ऐसे ही जानवर थे जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जब वो जमीन में देखता है तो उसे बहुत सारे इंसानों के ढांचे मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जो भी इंसान पहले यहाँ आए थे, चाहे वो रिसर्च के लिए या किसी भी काम के लिए, वो अब मर चुके हैं। ये देखकर निक का दिल और बैठ जाता है और वो अपनी वाइफ हेलन को ढूंढने का इस दुनिया में डिसाइड कर लेता है। लेकिन क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड को ये मिशन दिया गया था कि वो निक को जिंदा सलामत वापस लेकर आएगा, अगर निक यहाँ से दूर चला जाता तो उसके सिक्योरिटी गार्ड का मिशन पूरा ना हो पाता, इसलिए वो निक को बेहोश कर उसकी असली दुनिया में उसी पोर्टल से वापस ले आता है। जैसे ही ये लोग उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो पीछे से एकदम से वो पोर्टल भी बंद हो जाता है और एबी नोटिस करती है कि इन दोनों के साथ वो क्रिएचर जो पहले भी इनके पास आ गया था, जिसका नाम इन्होंने रेक्स रखा था, वो भी इन्हीं के साथ वापस इनकी दुनिया में आ चुका था। दूसरी तरफ हमें शहर में दोबारा उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है जो बेन के पीछे पड़ा हुआ था। वो अभी भी बेन को ढूंढ रहा था और बेन के घर की तरफ जा रहा था। इस क्रिएचर को और इंसान भी दिख जाते हैं जिनके ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है कि यहाँ पे एक और मर्तबा स्टीवन किसी हीरो की तरह अपनी कार से आकर इस बड़ी सी क्रिएचर को हिट कर देता है, लेकिन इससे उसकी कार ही टूटी थी, उस क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ था। ये देखते हुए वो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकला और गन से इस क्रिएचर को शूट करते हुए उसने मार डाला। और सीन यहीं से कट होकर अगली सुबह हमें एबी को उसके घर पर दिखाया गया, जहां एबी से मिलने के लिए एबी का दोस्त और प्रोफेसर निक का असिस्टेंट कॉर्नर आया। वो एबी को खुशखबरी देता है कि फाइनली साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर की दुनिया में होने की खबर को कंफर्म कर दिया है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था
अब ये लोग इसी चीज के बारे में बात ही कर रहे थे कि कॉर्नर देखता है कि एबी के पास अभी भी उस क्रिएचर का एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एबी उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहती है और यहाँ पर कॉर्नर भी उससे एक सीक्रेट शेयर करता है कि वो भी उस पोर्टल के बारे में सर्च करना चाहता है जिस पोर्टल के अंदर प्रोफेसर निक गए थे। एबी बताती है कि वो पोर्टल तो बंद हो चुका है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक जगह से तो वो पोर्टल बंद हुआ था, लेकिन अब वो पोर्टल दुनिया की कई जगहों पे खुल गया था और उसके अंदर से अजीबो गरीब क्रिएचर्स निकल रही थी जो साइज में भी बहुत बड़ी थी। खैर अगले दिन दिखाया जाता है कि अब एबी और कॉर्नर दोनों ही उस पोर्टल को ढूंढने के लिए जंगल में ठहरे थे। उन्होंने टेंट लगाया और इसी तरह बातें करते करते वो सो भी गए। एकदम से किसी अजीब से शोर से एबी की आंख खुली। उसने देखा कि वहां पर वही क्रिएचर था, जिसे देखते ही वो डर गई। उसने जाकर कॉर्नर को जगाया और इन दोनों ने यहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन तभी एबी ने नोटिस किया कि ये क्रिएचर पहले जैसे क्रिएचर की तरह बिहेव नहीं कर रहा और एकदम से गिर भी गया है। ये लोग जब पास जाकर चेक करते हैं तो असल में इन्हें पता चलता है कि इनके साथ तो दो लड़के प्रैंक कर रहे थे। ये वो क्रिएचर था ही नहीं, बल्कि वो तो एक डायनासोर वाले टॉय को एक स्टिक से लगाकर उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। सीन कट होकर अब हमें एक सबवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी सबवे टनल्स के अंदर स्प्रे कर रहा था और तभी उसका सामना हो जाता है एक बहुत बड़े स्पाइडर से। इतना बड़ा स्पाइडर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो उससे बच पाता, वो स्पाइडर उसकी नेक के अंदर स्टंग कर देता है, यानी उसकी गर्दन में काट लेता है। सीन्स दोबारा कॉर्नर और एबी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां इन दोनों को अब प्रोफेसर निक ने पकड़ लिया था। प्रोफेसर निक इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि इस तरह जंगल में आकर इन दोनों ने सिर्फ अपनी जान को ही खतरे में डाला था। अगर वो क्रिएचर जंगल में खुली होती तो ये लोग आज जिंदा भी ना होते। ये बात सुनते हुए कॉर्नर को भी बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने भी एबी की जान को खतरे में डाल दिया था अपने सिर्फ एक एडवेंचर के चक्कर में। इनकी इन्हीं बातों के दौरान निक और उनकी एक क्लीग क्लॉडिया को एक आदमी के बुरी तरह जख्मी होने की खबर मिलती है। ये लोग जब उसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसको कोई जहरीली चीज तो काटी है, लेकिन क्या चीज काटी है इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा इंसेक्ट यानी कोई इतना बड़ा कीड़ा नहीं देखा था जो इतना बड़ा डंग मारे। अब मिस क्लॉडिया सिक्योरिटी मैनेजर के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि हमें एक टेक्निकल टीम को रिसर्च के लिए उसी एरिया में भेजना होगा जिस एरिया में ये इंसान काम कर रहा था, ताकि वहाँ जाकर ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ कर लेकर आए जिसने इस आदमी के ऊपर हमला किया है, ताकि ये लोग उसका एंटीडोट बनाकर उसका इलाज कर सकें। सिक्योरिटी मैनेजर मान जाते हैं और वहाँ पर एक टीम को भेजा जाता है। अंदर जाते ही इन सब का सामना हो जाता है बेशुमार बड़ी बड़ी स्पाइडर्स से। इंसानों को यहाँ देखते ही एकदम से ये सारी स्पाइडर्स इंसानों के ऊपर जंप करके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी को उस टनल से बाहर आना पड़ता है और बाहर आकर निक की टीम निक को बताती है कि अंदर इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स हैं जिनको आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। अब इन्हें सस्पेंस भी होने लगा था कि आखिर ये क्रिएचर ये मॉन्स्टर्स आ कहां से रहे हैं। अब प्रोफेसर निक भी खुद ही उसी टनल में जाने की तैयारी करने लग जाते हैं क्योंकि वो खुद भी देखना चाहते थे कि आखिर वो क्रिएचर्स हैं कैसे। पहले वाली टीम ये तो पता चला कर आ चुकी थी कि ये सारी क्रिएचर्स लाइट से डरती हैं, इसीलिए इस मर्तबा ये लाइट्स लेकर गए थे। अपनी लाइट्स के जरिए ये लोग इन स्पाइडर्स को अपने से दूर रखने में कामयाब भी हो जाते हैं और निक इन सबको देख भी लेता है। इस टनल के अंदर इन स्पाइडर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। यहीं पर सर्च करते करते एबी को अब वैसा ही पोर्टल दिख जाता है जैसा पोर्टल उसने जंगल में देखा था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये स्पाइडर्स भी इसी पोर्टल में से निकल कर आ रही थी। अब ये लोग और इस पोर्टल को देख ही रहे थे कि इसके अंदर से एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल आया। ये एक जाइंट सेंटीपेड था जिसके ऊपर के टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि उसमें वो किसी भी आदमी को लपेट सकता था। इससे पहले कि वो एबी के ऊपर हमला कर देता, स्टीव यहाँ से कोई चीज उठाकर इस सेंटीपेड के सर पर मारता है और ये दोनों बचने के लिए यहाँ से भागते हैं। इतने में निक भी यहाँ आकर इतने बड़े सेंटीपेड को देख लेता है। इससे बचने के लिए ये लोग अब दूसरे रूम में तो आ गए थे जहाँ का निक ने दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन अब इनकी बदकिस्मती कि इन्हें पता चला कि इस टनल के बाकी सब एग्जिट बंद है। एक वही रास्ता खुला है जहाँ से ये लोग आए थे और वहाँ पर बड़े बड़े सेंटीपेड जैसे क्रिएचर हैं। जहाँ पर निक बंद हुआ था, स्टीव उसे बचाने के लिए यहाँ पर एक फायर सिलेंडर लेता है और उससे इस क्रिएचर को जलाकर यहाँ से उसके पोर्टल में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रिएचर अपना एक ही टेंटिकल मारते हुए उसके हाथ से सिलेंडर ही उस पोर्टल से दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर स्टीव के ऊपर भी हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद निक जब फील करता है कि दूसरी तरफ का शोर कम हो गया है तो वो चेक करने के लिए आया। यहाँ पर स्टीव मरने की हालत में था। निक उसे रेस्क्यू करना चाह रहा था जब उसने निक को बताया कि उस क्रिएचर के काटते ही मुझे यहाँ पर एक विजन दिखा था, जैसे उस पोर्टल से किसी औरत ने आकर बताया हो कि पोर्टल की दूसरी तरफ हेवन यानी जन्नत है और वहाँ पर हेलन
जो कि निक की वाइफ है, वो निक का इंतजार कर रही है। खैर निक जल्दी से स्टीव को हॉस्पिटल लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्टीव की हालत इस वक्त तक काफी बिगड़ चुकी थी। क्लोडिया जो कि निक की क्लीग थी, वो निक को बताती है कि हमें इसका इलाज करने के लिए उसी क्रिएचर का पॉइजन चाहिए होगा जिस क्रिएचर ने इसे काटा है। उस पॉइजन से हम उसी पॉइजन का एंटीडोट बनाएंगे और फिर उसे ठीक कर सकेंगे। स्टीव के पास वक्त भी बहुत कम था और ये चैलेंज भी बहुत बड़ा था, लेकिन निक हिम्मत दिखाता है और ये फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस सेंटीपेड का पॉइजन लेके आएगा और स्टीव के लिए एंटीडोट बनाएगा। ये लोग दोबारा उसी टनल में जाते हैं और इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें सेंटीपेड उसी टनल में मिल जाता है। वो एक दीवार के अंदर बने होल के अंदर छुपा बैठा था। निक भी इसी होल के अंदर जाने वाला था, हालांकि वो जानता भी था कि इस तरह करने पर उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता है, ये क्रिएचर उसे भी मार सकता है। ये लोग जब उस होल से निकलकर दूसरी तरफ गए तो इन्हें पता चला कि दूसरी तरफ एक बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्ट थी। यहाँ पर जाकर निक बहुत ही बहादुरी से इस सेंटीपेड के आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सेंटीपेड उसे देखकर जरूर उसे स्टंग करेगा, यानी उसे डंग मारेगा। इस टाइम उसने अपनी जैकेट के अंदर ही कुछ कंटेनर्स लगाए हुए थे और जब सेंटीपेड उसे डंग मारता है तो उसका सारा पॉइजन निक की जैकेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इनका मिशन पूरा होते ही निक को छुड़वाने के लिए दूसरी तरफ से रायन इस सेंटीपेड के ऊपर गोलियों से हमला करता है और जैसे ही ये सेंटीपेड तड़प कर साइड पे हुआ तो वो एक मेन स्विच से जा लगा, जहाँ पर स्पार्किंग होते ही उससे हाई वोल्टेज करंट लगा और आखिर वो मर गया और ये लोग पॉइजन लेकर वापस आ गए। जल्दी से पॉइजन से एंटीडोट बनाया गया और उसे स्टीवन का इलाज किया गया। आखिर स्टीवन होश में भी आ गया, लेकिन अभी भी निक का सारा ध्यान स्टीवन की उन बातों पे था जो उसने जख्मी हालत में की थी। निक सोच में पड़ गया था कि क्या उस टाइम स्टीवन हेलुसिनेट कर रहा था या सच में पोर्टल से निकलकर उसे हेलन दिखी थी। वो अभी भी इसी कश्मकश में था कि क्या उसे अपनी वाइफ हेलन को ढूंढने के लिए उस पोर्टल के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। अब सीन कट होकर इस सीन से बिल्कुल डिफरेंट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी स्विमिंग पूल के अंदर से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है जो ऊपर से जंप करते हुए लड़के को ही हवा में निगल लेता है और ये देखते हुए उसकी पार्टनर एकदम से शॉक में रह जाती है। यहाँ पर वो मगरमच्छ उस लड़की के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब टीम यहाँ पर आती है तो उन्हें लगता है कि डियानी के पार्टनर की मौत के पीछे डियानी खुद है, क्योंकि इस फैसिलिटी के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का जानवर होना नामुमकिन था। जबकि डियानी ने सबको यकीन दिलवाने की कोशिश की कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ आ गया था जिसने उसके पार्टनर को खाया था। अब ये खबर सुनकर निक और उसकी टीम अगले दिन यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें सारा मामला समझ आ जाता है कि यहाँ पर भी जरूर एक पोर्टल खुला होगा जिसके अंदर से वो क्रिएचर निकला होगा और उसी क्रिएचर ने उस लड़के को खाकर वो क्रिएचर अपने घर वापस चला गया होगा। इसीलिए इस जगह पर कोई भी साइन उसका नहीं मिल रहा। अब क्लॉडिया जो ये बात सारी समझ गई थी वो अब अपने सिक्योरिटी चीफ के पास जाती है, उन्हें वो ये सारा मामला बताती है और डियानी को उसके उस गुनाह की सजा ना देने को कहती है जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये आदमी क्लॉडिया को जवाब देता है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसा तुम चाह रही हो, क्योंकि अगर हमने उस लड़की को अरेस्ट ना किया तो वो दुनिया वालों को उस क्रिएचर और उन पोर्टल्स के बारे में सब कुछ बता देगी और ये खबर अभी हमें हाइड ही रखनी है। अगले दिन निक और उसकी टीम को पता चलता है कि वही पोर्टल अब एक दूसरे शहर की लेक के अंदर देखा गया था और उसी लेक के अंदर उन बड़े बड़े मगरमच्छों को भी इस मर्तबा देखा गया था, जिससे निक और उसकी टीम को ये बात पता चल जाती है कि वो पोर्टल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ उसी जगह में उसी लेक के अंदर उतरने का फैसला करता है जहाँ पर इस मर्तबा वो पोर्टल खुला था। ये लोग अभी इस पोर्टल को, इस जगह को सर्च ही कर रहे थे कि एबी ने नोटिस किया कि वहाँ से निकलने वाली क्रिएचर अब एबी के इर्द गिर्द घूम रही थी। एबी कुछ देर के लिए तो स्टिल खड़ी रही और जब उसे लगा कि अब उसकी जान को खतरा है तो उसने फौरन से कॉर्नर को आवाज दी। कॉर्नर उसे बचाने के लिए आया और उसे निकाल कर पानी से बाहर ले गया। वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला करने के लिए पानी से बाहर भी आ गई तो कॉर्नर ने उससे बचने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके गले में स्टैब कर दिया। दर्द से वो मगरमच्छ वापस चला गया और पानी के अंदर जाते ही वो अपने पोर्टल में चला गया, के लिए अपनी दुनिया में चला गया और उसके यहाँ से जाते ही वो पोर्टल बंद हो गया। अब पोर्टल के बंद होते ही निक और उसकी जितनी भी टीम यहाँ पे रिसर्च कर रही थी उनकी रिसर्च भी बंद हो जाती है। अब अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए निक और उसकी टीम डिसाइड करती है कि वो अब अगली वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे ये पोर्टल खुलेगा। फाइनली इन्हें जल्दी उस जगह का पता चल जाता है जहाँ ये पोर्टल दोबारा खुला था। निक ने इस मर्तबा उस पोर्टल में जाने का डिसाइड कर लिया था। रायन निक के साथ एक रस्सी बांध देता है कि अगर जरूरत पड़ी और उन्हें लगा कि निक किसी खतरे में है तो वो रस्सी के जरिए निक को बाहर खींच लेंगे। इस पोर्टल के अंदर जाकर पानी से बाहर निकलकर निक देखता है कि वो एक नई ही दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े बर्ड से उसका सामना हो जाता है।
और फाइनली उसकी तलाश खत्म भी हो जाती है। उसे यहाँ पर अपनी वाइफ हेलन मिल भी जाती है। वो हेलन को देखकर इतना खुश था कि उसे बताना भी नहीं आ रहा था। वो हेलन से कहता है चलो प्लीज अपनी दुनिया में वापस चलो, तुम्हें एक मौका मिला है अपनी दुनिया में वापस आने का। लेकिन हेलन वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि दुनिया के लोगों को इन पोर्टल्स के बारे में पता चले और दुनिया वाले अपने आप को दुनिया के मसलों से बचाने के लिए इस दुनिया को भी आकर खराब कर दें, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वो यहाँ निक से कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ पर ये दुनिया बहुत अच्छी है। हेलन उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो चीज दिखाऊंगी जिसे मैंने यहाँ पर डिस्कवर किया है। लेकिन निक उसे मना कर देता है। वो कहता है कि उस दुनिया में मैंने जो कुछ भी बनाया था वो तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हारे साथ रहने के लिए बनाया था और अब मैं उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहता। तो इस टाइम हेलन उससे कहती है ठीक है तो तुम अपनी टाइमलाइन में वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। उसकी बात सुनकर निक वापस पानी के अंदर चला जाता है ताकि अपने पोर्टल से वापस अपनी दुनिया में जा सके। जब वो पानी के अंदर तैर रहा था तो यहाँ उसके ऊपर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी सी क्रिएचर आ गई। अपने आप को बचाने के लिए निक ने उसके ऊपर हमला भी किया, लेकिन इस हमले का उसके ऊपर कोई फायदा नहीं था। और जब वो क्रिएचर निक के बहुत करीब आई उसे खाने के लिए तो यहाँ निक की किस्मत चल गई, क्योंकि दूसरी तरफ से आने वाली उससे भी बड़ी क्रिएचर ने आकर इस क्रिएचर को पकड़ लिया और निक की जान बच गई। अब क्योंकि दुनिया में बाहर रस्सी के अंदर काफी हिलजुल महसूस हो रही थी तो स्टीवन और कॉर्नर समझ गए कि अंदर कुछ खतरा है, इसलिए वो जल्दी से अपने प्रोफेसर निक को बाहर खींच लेते हैं। निक जब बाहर आया तो उसकी सांस भी नहीं चल रही थी। जल्दी से सीपीआर देकर ये लोग निक की जान बचाते हैं। कुछ देर बाद जब निक को होश आता है तो निक देखता है कि उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया था उसे टाइमलाइन के अंदर जाकर, क्योंकि हेलन यानी निक की वाइफ से अब उन्हीं पोर्टल्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी थी जो आए दिन इस दुनिया में खुल रहे थे। आखिर ये पोर्टल क्या किसी दूसरी दुनिया के थे या दूसरी टाइमलाइन के, ये सब कुछ साइंटिस्ट को जानना था। पहले तो हेलन कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि फैसिलिटी वाले उसे इस तरह कैद कर लेंगे तो वो उनके साथ कुछ डील करती है कि अगर वो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगी तो ये लोग उसे आजाद छोड़ देंगे। पहले तो कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन निक के कहने पर सबने हेलन की बात मान ली। हेलन इनको इन पोर्टल्स के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं बताती, लेकिन ये बता देती है कि अगला पोर्टल कहाँ खुलने वाला है। अभी भी किसी को हेलन पे एतबार नहीं था, सबको लग रहा था कि हेलन झूठ बोल रही होगी, लेकिन निक को हेलन पर एतबार था। वो अपनी टीम को लेकर हेलन के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है। हेलन लंदन की एक लैब में एक फ्रीजर के पास जाती है और कहती है कि यहाँ से अगला पोर्टल खुलेगा। क्लोडिया यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड को देखती है। यहाँ पर कुछ ऐसा डिफरेंट महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये लोग फ्रीजर खोलते हैं तो सच में अंदर एक नया पोर्टल था। बिना कोई बात किए जल्दी से हेलन इस पोर्टल के अंदर चली जाती है और ये देखते हुए रायन और स्टीवन भी उसी के पीछे पोर्टल के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इस जगह बहुत सारे और भी पोर्टल्स थे। भाई सब लोग कंफ्यूज खड़े थे कि अंदर क्या हो रहा है और इन पोर्टल्स का क्या मतलब है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि इन्हें पोर्टल्स में से कुछ हलचल महसूस हुई। सोल्जर्स जल्दी से किसी भी खतरनाक क्रिएचर को मारने के लिए तैयार हो गए जो पहले भी इन्हीं पोर्टल्स में से निकल रही थी, लेकिन इस मर्तबा इस पोर्टल में से एक छोटा सा बर्ड निकला था जो इन लोगों को अपने लिए खतरा नहीं लगता। ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स आ जाते हैं जिन्हें कुछ लोग चुराने की भी कोशिश करते हैं ताकि सभी लोगों को दिखाया जा सके, लेकिन निक कभी ऐसा नहीं चाहता था कि आम लोगों को इन पोर्टल्स के बारे में या इन बर्ड्स के बारे में कुछ पता चले, इसीलिए वो बर्ड्स को पोर्टल्स के पास लेकर जाता है ताकि वो पोर्टल के जरिए वापस चले जाएं। लेकिन एक बर्ड पोर्टल में जाने से पहले ही मर जाता है। सब हैरान थे क्योंकि पहले जो कोई भी इस पोर्टल के अंदर जा रहा था उसे कुछ नहीं हो रहा था, पर अब सब बदला बदला सा था। इसकी मौत की वजह क्या हो सकती थी? निक इसे जानने के लिए उसका ऑपरेशन करने लग जाता है और निक को उसकी बॉडी के अंदर से एक पैरासाइट मिलता है जिसने उसकी जान ले ली थी। ये क्रिएचर यहाँ से मूव करने लग जाता है। एक आदमी इस क्रिएचर को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन निक उसे मना कर देता है। अब एबी और स्टीवन मिलकर इस क्रिएचर को पकड़ लेते हैं और इस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। इस पर रिसर्च करने पर पता चलता है कि इस पैरासाइट के अंदर ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से ये जिसकी भी बॉडी के अंदर जाता है उसके इंटरनल ऑर्गन्स को जख्मी कर देता है और उसके नर्वस सिस्टम पर अपना कंट्रोल भी हासिल कर लेता है। सीन कट होकर हमें टॉम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथ वो बर्ड लग गया था जो उस पोर्टल से निकला था। वो इस बर्ड को लेकर अपने घर आ गया और उसने इस बर्ड के बारे में सर्च करना शुरू किया। उसे पता चला कि इस बर्ड का नाम डोडो है, लेकिन डोडो साइज पे काफी छोटे होते हैं और ये डोडो तो काफी बड़ा था। अभी वो रिसर्च कर रहा था कि एकदम से इसी डोडो ने आकर उस लड़के के हाथ पर हमला कर दिया और उसके हमला करते ही टॉम की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। उसका जिस्म अब नीला पड़ने लगा था। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए खुद ही हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में वो फील करता है कि कोई चीज उसकी गर्दन के अंदर चल रही थी। ये वही पैरासाइट था जिसके बारे में निक ने लैब में रिसर्च की थी। इसी क्रिएचर के काटने के बाद ही एक मर्तबा टॉम ने अपने दोस्त पर भी हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने जल्द ही अपने आप पर काबू पा लिया था, जिसका साफ मतलब था कि एक क्रिएचर
किसी के सोच और दिमाग को भी अपने कंट्रोल में ले सकती है। अब टॉम का दोस्त जाकर क्लॉडिया को उस बर्ड के बारे में बता देता है जो टॉम ने अपने घर में रखा हुआ था। निक और उसकी पूरी टीम उसी बर्ड को ढूंढने के लिए टॉम के घर आ जाती है और इन्हें टॉम के घर पर वो बर्ड मरा हुआ मिलता है। यहाँ पर हमें टॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसका अब सिटी स्कैन हो चुका था। सिटी स्कैन के अंदर उस पैरासाइट को देख लिया गया था और डॉक्टर टॉम को बताते हैं कि उसकी फौरन से सर्जरी करनी पड़ेगी। ये सुनकर टॉम को पता नहीं क्या होता है कि वो डॉक्टर के ऊपर ही हमला कर देता है और डॉक्टर को काट लेता है। जैसे ही टॉम को होश आता है तो वो अब पैनिक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ये सब कर क्यों रहा है। अपने आप पर कंट्रोल पाने के लिए वो बाथरूम में चला गया। अब उसे अपने सवालों के जवाब जानने थे, इसलिए उसने फैसला किया कि वो एबी के पास जाएगा और पता चलाएगा कि ये डोडो आया कहाँ से था। क्योंकि जो उसने रिसर्च की थी उसके मुताबिक उसे पता चला था कि डोडो आज से कई हजार सालों पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, इस दुनिया से खत्म हो चुके थे। एबी यहाँ पर टॉम से कुछ नहीं छुपाती और उसे उस फ्रीजर के पास लेकर जाती है जिसके अंदर से वो पोर्टल खुला था। लेकिन अब फ्रीजर के अंदर वो पोर्टल नहीं रहा था तो टॉम को लगता है कि एबी उसके साथ झूठ बोल रही है। इसी तरह अब टॉम को गुस्सा आ जाता है और वो एबी के ऊपर भी हमला करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। तो एबी ये चीज भांप लेती है और उससे पहले ही उसके ऊपर एक शेल्फ गिरा देती है। अपनी जान बचाने के लिए एबी तो यहाँ से भाग गई थी, लेकिन अब एबी को पकड़ने के लिए टॉम खिड़की से जंप कर देता है और उसे बाइट करने ही वाला होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। इससे पहले कि ये सोल्जर्स टॉम को मार देते, यहाँ पर कॉर्नर सबको बताता है कि टॉम उन्हीं का क्लास फेलो है। वो टॉम से बड़े ही आराम से एबी को छोड़ देने को कहता है और खुद उससे बात करने का फैसला करता है। इससे पहले कि कॉर्नर कुछ बात कर पाता, कॉर्नर नोटिस करता है कि टॉम की आंखें एकदम से बदल गई हैं। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, उसकी स्माइल बदल गई थी और फिर देखते ही देखते उसने कॉर्नर के हाथों में ही दम तोड़ दिया और वो मर गया। उस पैरासाइट ने टॉम की जान ले ली और इस चीज से कॉर्नर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। अब इस सब को 1 महीना गुजर जाता है और हमें एबी और कॉर्नर को एक घर में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एबी के घर पर अभी भी वेक्स नाम की वो क्रिएचर है जो इस सीजन के स्टार्ट में उसे मिली थी। वो भी इन्हीं के साथ रहती थी। एबी ने उसे अपना पेट बना लिया था। अब क्योंकि वो बाहर कहीं भाग न जाए इसीलिए वो कॉर्नर को हमेशा अपने घर की विंडोज बंद रखने को कहती है। लेकिन कॉर्नर एक दिन गेम खेलते हुए विंडोज को बंद करना भूल जाता है और वो क्रिएचर उनके घर से बाहर निकल जाती है और कॉर्नर परेशानी में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ निक को एक आदमी की लाश मिलती है जिसके जिस्म के चीथ। तो कहानी की शुरुआत हेलन नामी एक लड़की से होती है जो सुपरमार्केट में थी जब उसका सामना एक भयानक बड़ी सी क्रिएचर से हो गया, जिससे बचने के लिए वो जंगल की तरफ भागी और क्रिएचर भी रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते हुए उसी के पीछे उसी को मारने के लिए बढ़ा। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें 8 साल बाद का वक्त दिखाया गया, जहां आज दोबारा शहर में देखे जाने वाले बड़े से क्रिएचर की खबर छपी थी। zoology के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर इस न्यूज के बारे में अपने प्रोफेसर निक को बताते हैं और निक जवाब देता है रूमर है, ये बस मजाक है। वो इस खबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते तो कॉर्नर उनसे कहता है मैं जानता हूँ कि आप इस न्यूज पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपकी वाइफ भी ऐसे ही किसी मॉन्स्टर की तलाश में गायब हो गई थी और आज तक नहीं मिली और ना ही आज तक वो मॉन्स्टर के इस दुनिया में होने का आज तक सबूत दे पाई थी। निक अब इस बात को गलत साबित करने के लिए अपनी टीम के साथ निकल जाता है इस खबर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसी जगह पर जहाँ उस क्रिएचर को देखा गया था। यहाँ जाने पर साइंटिस्ट को एक ट्रक पर बड़े बड़े पंजों के निशान नजर आते हैं और यहीं पर जंगल की फेंस भी उन्हें टूटी हुई मिलती है और ये चीजें निक को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हो सकता है कोई बड़ी क्रिएचर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो जिसे पहले 8 साल पहले देखा गया हो और उसी क्रिएचर के बारे में उसकी वाइफ साइंटिस्ट हेलन भी इन्वेस्टिगेट करने आई थी, फिर उनका आज तक सुराग न मिला। वो सोचता है कि हो सकता है उसी क्रिएचर ने हेलन को निगल लिया हो, इसीलिए आज तक उसकी बॉडी का भी सुराग नहीं मिला था। अब सीन कट होकर हमें एक zoologist एबी को दिखाया जाता है जो कि रेप्टाइल्स पर रिसर्च करती है। उसके नेबर का एक बच्चा उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे बताता है कि उसने जंगल में से एक अजीब किस्म की लेजर्ड को पकड़ा है। एबी उसे देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और जब इन्होंने जाकर उस लेजर्ड को देखा तो एबी हैरान भी हो गई क्योंकि ऐसे लेजर्ड उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इस लेजर्ड के पास कुछ पंख भी थे। एबी इस लड़के से कहती है मुझे उस जगह पर लेकर जाओ जहाँ पर तुम्हें जंगल में ये लेजर्ड मिली थी। जब ये लोग जंगल में पहुंचते हैं तो ये देखकर डर जाते हैं कि वहाँ पर एक लूमड़ी का बुरी तरह शिकार करके किसी ने उसे दरख्त से लटका दिया था। इस जगह पर अजीब सा कोहरा फैला हुआ था और यहाँ आते ही एकदम से इस लड़की के हाथ से वो लेजर्ड बाहर निकलकर उड़ने लग जाती है। एबी इस लेजर्ड को पकड़ने के लिए इसका पीछा करने लग जाती है, जबकि बेन यानी वो छोटा बच्चा जो उसके साथ आया था वो यहाँ पर छुपे हुए एक पोर्टल को देखता है और हैरान हो जाता है। इस पोर्टल के अंदर क्या था ये जानने के लिए वो इस पोर्टल के अंदर भी चला गया
इस पोर्टल के दूसरी तरफ एक बहुत ही हसीन दुनिया थी, इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ, और उसी दुनिया में वैसे ही सारी लिजर्ड्स उड़ रही थी जैसी एक लिजर्ड उसके पास भी थी। यहाँ बाहर एबी को अब तेजी से जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वो डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ और करती, उसे सामने के तालाब में एक बहुत बड़े से क्रिएचर की रिफ्लेक्शन नजर आती है। देखने पर ये क्रिएचर किसी डायनासोर जैसी लग रही थी। दूसरी तरफ अब हमें बेन को दिखाया जाता है जो किसी चीज से बचते हुए भागकर जल्दी से अपने घर आकर अपने रूम में छुप जाता है। उसे एहसास था कि कोई बड़ी सी चीज उसका पीछा कर रही है, और जैसे ही उसने सामने विंडो में देखा तो ये बड़ी सी क्रिएचर डायनासोर जैसी उसका पीछा कर रही थी, और उसे पकड़ने के लिए वो उसकी विंडो तोड़कर भी उस पर हमला करने की कोशिश करती है। अपने आप को बचाने के लिए बेन अपने हाथ में आने वाली हर चीज से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, और आखिर वो मॉन्स्टर उससे दूर भाग ही जाता है। दूसरे सीन में अब हमें जंगल में फंसे एबी को दिखाया गया था जिसके पीछे वही बड़ी सी क्रिएचर पड़ चुकी थी। एबी अभी ये बात नहीं जानती थी कि ये बड़ी सी क्रिएचर उस पोर्टल में से निकली है। वो तो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसकी दूसरी तरफ से क्रिएचर उस तक करीब पहुंच चुका था। इससे पहले कि वो पैनिक कर जाती, यहाँ पर निक की पूरी टीम आ जाती है जो सुबह से इसी क्रिएचर की रिसर्च में यहाँ आए थे। वो एबी को रिलैक्स रहने को कहते हैं और खुद इस क्रिएचर को देखने लग जाते हैं। ये लोग टॉर्च मारकर उसको देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर गुस्से वाली नहीं है। ऐसा जानवर इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता था कि ये कोई हाइब्रिड हो, यानी दो जानवरों की नस्लों से बना एक नया जानवर हो, लेकिन ये काम भी सिर्फ लेबोरेटरी में पॉसिबल था। ये लोग बातें ही कर रहे थे कि क्रिएचर यहाँ से जाने लगा। ये लोग भी क्रिएचर का पीछा करते हैं और देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही चमकदार सा पोर्टल खुला हुआ था जिसके अंदर ये क्रिएचर जाने वाला था। इस पोर्टल को देखकर ये सब लोग शॉक रह जाते हैं और निक अपनी फर्दर स्टडीज के लिए और इस पोर्टल की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर अपनी एक पूरी टीम को बुला लेता है। ये पोर्टल किसी और दुनिया का भी हो सकता था और किसी और टाइमलाइन का भी हो सकता था। इस पोर्टल को देखते हुए निक को थोड़ी उम्मीद बन रही थी कि वो लोग पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, जिस चीज पर वो आजकल रिसर्च कर रहा था। निक को लगता है कि उसकी वाइफ भी ऐसे ही किसी पोर्टल के अंदर गायब हुई होगी, इसलिए वो पोर्टल के अंदर जाकर चेक करने का फैसला करता है। दूसरी तरफ शहर में हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जो बेन के पीछे पड़ा था। वो अभी तक अपने शिकार को ढूंढ रहा था और उसे स्मेल करते करते वो उसके स्कूल भी पहुंच जाता है। जैसे ही टीचर की नजर उस पर पड़ती है तो टीचर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। सभी बच्चे पैनिक कर जाते हैं। टीचर दरवाजा बंद करके सारा फर्नीचर दरवाजे के आगे लगाने लग जाती हैं, लेकिन ये क्रिएचर बहुत ही पावरफुल था। दरवाजे को तोड़ना और चीजों को साइड पे करना उसके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी बुरा हो जाता, यहाँ पर स्टीवन आकर एक फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से उस क्रिएचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और बच्चों की जान बचा लेता है। अब जैसे ही ये क्रिएचर स्टीवन के ऊपर ही गुस्से में हमला करता है तो स्टीवन उसके एक ही वार में बेहोश होकर बाहर गिर जाता है। सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निक अब उस पोर्टल के अंदर जाने की तैयारी में है। एबी निक को वो छोटा सा क्रिएचर भी दे देती है जिसे सबसे पहले इन्होंने देखा था। इस पोर्टल के अंदर जाते ही ये जगह उसे दुनिया जैसी ही लगती है, लेकिन इस दुनिया में काफी सुकून था। यहाँ पर जगह जगह ऐसे ही जानवर थे जिनको उसने पहले कभी नहीं देखा था। और जब वो जमीन में देखता है तो उसे बहुत सारे इंसानों के ढांचे मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि जो भी इंसान पहले यहाँ आए थे, चाहे वो रिसर्च के लिए या किसी भी काम के लिए, वो अब मर चुके हैं। ये देखकर निक का दिल और बैठ जाता है और वो अपनी वाइफ हेलन को ढूंढने का इस दुनिया में डिसाइड कर लेता है। लेकिन क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड को ये मिशन दिया गया था कि वो निक को जिंदा सलामत वापस लेकर आएगा, अगर निक यहाँ से दूर चला जाता तो उसके सिक्योरिटी गार्ड का मिशन पूरा ना हो पाता, इसलिए वो निक को बेहोश कर उसकी असली दुनिया में उसी पोर्टल से वापस ले आता है। जैसे ही ये लोग उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं तो पीछे से एकदम से वो पोर्टल भी बंद हो जाता है और एबी नोटिस करती है कि इन दोनों के साथ वो क्रिएचर जो पहले भी इनके पास आ गया था, जिसका नाम इन्होंने रेक्स रखा था, वो भी इन्हीं के साथ वापस इनकी दुनिया में आ चुका था। दूसरी तरफ हमें शहर में दोबारा उसी क्रिएचर को दिखाया जाता है जो बेन के पीछे पड़ा हुआ था। वो अभी भी बेन को ढूंढ रहा था और बेन के घर की तरफ जा रहा था। इस क्रिएचर को और इंसान भी दिख जाते हैं जिनके ऊपर वो हमला करने ही वाला होता है कि यहाँ पे एक और मर्तबा स्टीवन किसी हीरो की तरह अपनी कार से आकर इस बड़ी सी क्रिएचर को हिट कर देता है, लेकिन इससे उसकी कार ही टूटी थी, उस क्रिएचर को कुछ नहीं हुआ था। ये देखते हुए वो जल्दी से अपनी कार से बाहर निकला और गन से इस क्रिएचर को शूट करते हुए उसने मार डाला। और सीन यहीं से कट होकर अगली सुबह हमें एबी को उसके घर पर दिखाया गया, जहाँ एबी से मिलने के लिए एबी का दोस्त और प्रोफेसर निक का असिस्टेंट कॉर्नर आया। वो एबी को खुशखबरी देता है कि फाइनली साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर की दुनिया में होने की खबर को कंफर्म कर दिया है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था
अब ये लोग इसी चीज के बारे में बात ही कर रहे थे कि कॉर्नर देखता है कि एबी के पास अभी भी उस क्रिएचर का एक छोटा बच्चा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एबी उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहती है और यहाँ पर कॉर्नर भी उससे एक सीक्रेट शेयर करता है कि वो भी उस पोर्टल के बारे में सर्च करना चाहता है जिस पोर्टल के अंदर प्रोफेसर निक गए थे। एबी बताती है कि वो पोर्टल तो बंद हो चुका है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक जगह से तो वो पोर्टल बंद हुआ था, लेकिन अब वो पोर्टल दुनिया की कई जगहों पे खुल गया था और उसके अंदर से अजीबोगरीब क्रिएचर्स निकल रही थी जो साइज में भी बहुत बड़ी थी। खैर अगले दिन दिखाया जाता है कि अब एबी और कॉर्नर दोनों ही उस पोर्टल को ढूंढने के लिए जंगल में ठहरे थे। उन्होंने टेंट लगाया और इसी तरह बातें करते करते वो सो भी गए। एकदम से किसी अजीब से शोर से एबी की आंख खुली। उसने देखा कि वहां पर वही क्रिएचर था, जिसे देखते ही वो डर गई। उसने जाकर कॉर्नर को जगाया और इन दोनों ने यहाँ से भागने का फैसला किया। लेकिन तभी एबी ने नोटिस किया कि ये क्रिएचर पहले जैसे क्रिएचर की तरह बिहेव नहीं कर रहा और एकदम से गिर भी गया है। ये लोग जब पास जाकर चेक करते हैं तो असल में इन्हें पता चलता है कि इनके साथ तो दो लड़के प्रैंक कर रहे थे। ये वो क्रिएचर था ही नहीं, बल्कि वो तो एक डायनासोर वाले टॉय को एक स्टिक से लगाकर उनको डराने की कोशिश कर रहे थे। सीन कट होकर अब हमें एक सबवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी सबवे टनल्स के अंदर स्प्रे कर रहा था और तभी उसका सामना हो जाता है एक बहुत बड़े स्पाइडर से। इतना बड़ा स्पाइडर उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो उससे बच पाता, वो स्पाइडर उसकी नेक के अंदर स्टंग कर देता है, यानी उसकी गर्दन में काट लेता है। सीन्स दोबारा कॉर्नर और एबी की तरफ शिफ्ट होते हैं जहां इन दोनों को अब प्रोफेसर निक ने पकड़ लिया था। प्रोफेसर निक इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि इस तरह जंगल में आकर इन दोनों ने सिर्फ अपनी जान को ही खतरे में डाला था। अगर वो क्रिएचर जंगल में खुली होती तो ये लोग आज जिंदा भी ना होते। ये बात सुनते हुए कॉर्नर को भी बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे एहसास होता है कि उसने भी एबी की जान को खतरे में डाल दिया था अपने सिर्फ एक एडवेंचर के चक्कर में। इनकी इन्हीं बातों के दौरान निक और उनकी एक क्लिक क्लॉडिया को एक आदमी के बुरी तरह जख्मी होने की खबर मिलती है। ये लोग जब उसे चेक करने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उसको कोई जहरीली चीज तो काटी है, लेकिन क्या चीज काटी है इसका अंदाजा वो नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी बड़ा इंसेक्ट यानी कोई इतना बड़ा कीड़ा नहीं देखा था जो इतना बड़ा डंग मारे। अब मिस क्लॉडिया सिक्योरिटी मैनेजर के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि हमें एक टेक्निकल टीम को रिसर्च के लिए उसी एरिया में भेजना होगा जिस एरिया में ये इंसान काम कर रहा था, ताकि वहाँ जाकर ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ कर लेकर आए जिसने इस आदमी के ऊपर हमला किया है, ताकि ये लोग उसका एंटीडोट बनाकर उसका इलाज कर सकें। सिक्योरिटी मैनेजर मान जाते हैं और वहाँ पर एक टीम को भेजा जाता है। अंदर जाते ही इन सबका सामना हो जाता है बेशुमार बड़ी बड़ी स्पाइडर्स से। इंसानों को यहाँ देखते ही एकदम से ये सारी स्पाइडर्स इंसानों के ऊपर जंप करके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए इन सभी को उस टनल से बाहर आना पड़ता है और बाहर आकर निक की टीम निक को बताती है कि अंदर इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स हैं जिनको आज से पहले कभी देखा ही नहीं गया। अब इन्हें सस्पेंस भी होने लगा था कि आखिर ये क्रिएचर ये मॉन्स्टर्स आ कहां से रहे हैं। अब प्रोफेसर निक भी खुद ही उसी टनल में जाने की तैयारी करने लग जाते हैं क्योंकि वो खुद भी देखना चाहते थे कि आखिर वो क्रिएचर्स हैं कैसे। पहले वाली टीम ये तो पता चला कर आ चुकी थी कि ये सारे क्रिएचर्स लाइट से डरती हैं, इसीलिए इस मर्तबा ये लाइट्स लेकर गए थे। अपनी लाइट्स के जरिए ये लोग इन स्पाइडर्स को अपने से दूर रखने में कामयाब भी हो जाते हैं और निक इन सबको देख भी लेता है। इस टनल के अंदर इन स्पाइडर्स की तादाद बहुत ज्यादा थी। यहीं पर सर्च करते करते एबी को अब वैसा ही पोर्टल दिख जाता है जैसा पोर्टल उसने जंगल में देखा था और ये लोग समझ जाते हैं कि ये स्पाइडर्स भी इसी पोर्टल में से निकल कर आ रही थी। अब ये लोग और इस पोर्टल को देख ही रहे थे कि इसके अंदर से एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकल आया। ये एक जाइंट सेंटीपेड था जिसके ऊपर के टेंटिकल्स इतने बड़े थे कि उसमें वो किसी भी आदमी को लपेट सकता था। इससे पहले कि वो एबी के ऊपर हमला कर देता, स्टीव यहाँ से कोई चीज उठाकर इस सेंटीपेड के सर पर मारता है और ये दोनों बचने के लिए यहाँ से भागते हैं। इतने में निक भी यहाँ आकर इतने बड़े सेंटीपेड को देख लेता है। इससे बचने के लिए ये लोग अब दूसरे रूम में तो आ गए थे जहाँ का निक ने दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन अब इनकी बदकिस्मती कि इन्हें पता चला कि इस टनल के बाकी सब एग्जिट बंद है। एक वही रास्ता खुला है जहाँ से ये लोग आए थे और वहाँ पर बड़े बड़े सेंटीपेड जैसे क्रिएचर हैं। जहाँ पर निक बंद हुआ था, स्टीव उसे बचाने के लिए यहाँ पर एक फायर सिलेंडर लेता है और उससे इस क्रिएचर को जलाकर यहाँ से उसके पोर्टल में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रिएचर अपना एक ही टेंटिकल मारते हुए उसके हाथ से सिलेंडर ही उस पोर्टल से दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर स्टीव के ऊपर भी हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद निक जब फील करता है कि दूसरी तरफ का शोर कम हो गया है तो वो चेक करने के लिए आया। यहाँ पर स्टीव मरने की हालत में था। निक उसे रेस्क्यू करना चाह रहा था जब उसने निक को बताया कि उसके क्रिएचर के काटते ही मुझे यहाँ पर एक विजन दिखा था, जैसे उस पोर्टल से किसी औरत ने आकर बताया हो कि पोर्टल की दूसरी तरफ हेवन यानी जन्नत है और वहाँ पर हेलेन
जो कि निक की वाइफ है, वो निक का इंतजार कर रही है। खैर निक जल्दी से स्टीव को हॉस्पिटल लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन स्टीव की हालत इस वक्त तक काफी बिगड़ चुकी थी। क्लोडिया जो कि निक की क्लीग थी, वो निक को बताती है कि हमें इसका इलाज करने के लिए उसी क्रिएचर का पॉइजन चाहिए होगा जिस क्रिएचर ने इसे काटा है। उस पॉइजन से हम उसी पॉइजन का एंटीडोट बनाएंगे और फिर उसे ठीक कर सकेंगे। स्टीव के पास वक्त भी बहुत कम था और ये चैलेंज भी बहुत बड़ा था, लेकिन निक हिम्मत दिखाता है और ये फैसला करता है कि वो खुद जाकर उस सेंटीपेड का पॉइजन लेके आएगा और स्टीव के लिए एंटीडोट बनाएगा। ये लोग दोबारा उसी टनल में जाते हैं और इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें सेंटीपेड उसी टनल में मिल जाता है। वो एक दीवार के अंदर बने होल के अंदर छुपा बैठा था। निक भी इसी होल के अंदर जाने वाला था, हालांकि वो जानता भी था कि इस तरह करने पर उसकी अपनी जान को खतरा हो सकता है, ये क्रिएचर उसे भी मार सकता है। ये लोग जब उस होल से निकलकर दूसरी तरफ गए तो इन्हें पता चला कि दूसरी तरफ एक बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्ट थी। यहाँ पर जाकर निक बहुत ही बहादुरी से इस सेंटीपेड के आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सेंटीपेड उसे देखकर जरूर उसे स्टंग करेगा, यानी उसे डंग मारेगा। इस टाइम उसने अपनी जैकेट के अंदर ही कुछ कंटेनर्स लगाए हुए थे और जब सेंटीपेड उसे डंग मारता है तो उसका सारा पॉइजन निक की जैकेट के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इनका मिशन पूरा होते ही निक को छुड़वाने के लिए दूसरी तरफ से रायन इस सेंटीपेड के ऊपर गोलियों से हमला करता है और जैसे ही ये सेंटीपेड तड़प कर साइड पे हुआ तो वो एक मेन स्विच से जा लगा, जहाँ पर स्पार्किंग होते ही उससे हाई वोल्टेज करंट लगा और आखिर वो मर गया और ये लोग पॉइजन लेकर वापस आ गए। जल्दी से पॉइजन से एंटीडोट बनाया गया और उसे स्टीवन का इलाज किया गया। आखिर स्टीवन होश में भी आ गया, लेकिन अभी भी निक का सारा ध्यान स्टीवन की उन बातों पे था जो उसने जख्मी हालत में की थी। निक सोच में पड़ गया था कि क्या उस टाइम स्टीवन हेलुसिनेट कर रहा था या सच में पोर्टल से निकलकर उसे हेलन दिखी थी। वो अभी भी इसी कश्मकश में था कि क्या उसे अपनी वाइफ हेलन को ढूंढने के लिए उस पोर्टल के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। अब सीन कट होकर इस सीन से बिल्कुल डिफरेंट सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। इसी स्विमिंग पूल के अंदर से अचानक एक मगरमच्छ निकलता है जो ऊपर से जंप करते हुए लड़के को ही हवा में निगल लेता है और ये देखते हुए उसकी पार्टनर एकदम से शॉक में रह जाती है। यहाँ पर वो मगरमच्छ उस लड़की के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बच जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जब टीम यहाँ पर आती है तो उन्हें लगता है कि डियानी के पार्टनर की मौत के पीछे डियानी खुद है, क्योंकि इस फैसिलिटी के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का जानवर होना नामुमकिन था। जबकि डियानी ने सबको यकीन दिलवाने की कोशिश की कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मगरमच्छ आ गया था जिसने उसके पार्टनर को खाया था। अब ये खबर सुनकर निक और उसकी टीम अगले दिन यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें सारा मामला समझ आ जाता है कि यहाँ पर भी जरूर एक पोर्टल खुला होगा जिसके अंदर से वो क्रिएचर निकला होगा और उसी क्रिएचर ने उस लड़के को खाकर वो क्रिएचर अपने घर वापस चला गया होगा। इसीलिए इस जगह पर कोई भी साइन उसका नहीं मिल रहा। अब क्लॉडिया जो ये बात सारी समझ गई थी वो अब अपने सिक्योरिटी चीफ के पास जाती है, उन्हें वो ये सारा मामला बताती है और डियानी को उसके उस गुनाह की सजा ना देने को कहती है जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर ये आदमी क्लॉडिया को जवाब देता है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जैसा तुम चाह रही हो, क्योंकि अगर हमने उस लड़की को अरेस्ट ना किया तो वो दुनिया वालों को उस क्रिएचर और उन पोर्टल्स के बारे में सब कुछ बता देगी और ये खबर अभी हमें हाइड ही रखनी है। अगले दिन निक और उसकी टीम को पता चलता है कि वही पोर्टल अब एक दूसरे शहर की लेक के अंदर देखा गया था और उसी लेक के अंदर उन बड़े बड़े मगरमच्छों को भी इस मर्तबा देखा गया था, जिससे निक और उसकी टीम को ये बात पता चल जाती है कि वो पोर्टल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। अब निक अपनी टीम के साथ उसी जगह में उसी लेक के अंदर उतरने का फैसला करता है जहाँ पर इस मर्तबा वो पोर्टल खुला था। ये लोग अभी इस पोर्टल को इस जगह को सर्च ही कर रहे थे कि एबी ने नोटिस किया कि वहाँ से निकलने वाली क्रिएचर अब एबी के इर्द गिर्द घूम रही थी। एबी कुछ देर के लिए तो स्टिल खड़ी रही और जब उसे लगा कि अब उसकी जान को खतरा है तो उसने फौरन से कॉर्नर को आवाज दी। कॉर्नर उसे बचाने के लिए आया और उसे निकाल कर पानी से बाहर ले गया। वो क्रिएचर इनके ऊपर हमला करने के लिए पानी से बाहर भी आ गई तो कॉर्नर ने उससे बचने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उसके गले में स्टैब कर दिया। दर्द से वो मगरमच्छ वापस चला गया और पानी के अंदर जाते ही वो अपने पोर्टल में चला गया, के लिए अपनी दुनिया में चला गया और उसके यहाँ से जाते ही वो पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल के बंद होते ही निक और उसकी जितनी भी टीम यहाँ पे रिसर्च कर रही थी उनकी रिसर्च भी बंद हो जाती है। अब अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए निक और उसकी टीम डिसाइड करती है कि वो अब अगली वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे ये पोर्टल खुलेगा। फाइनली इन्हें जल्दी उस जगह का पता चल जाता है जहाँ ये पोर्टल दोबारा खुला था। निक ने इस मर्तबा उस पोर्टल में जाने का डिसाइड कर लिया था। रायन निक के साथ एक रस्सी बांध देता है कि अगर जरूरत पड़ी और उन्हें लगा कि निक किसी खतरे में है तो वो रस्सी के जरिए निक को बाहर खींच लेंगे। इस पोर्टल के अंदर जाकर पानी से बाहर निकलकर निक देखता है कि वो एक नई ही दुनिया में पहुंच गया था जहाँ पर अब बहुत बड़े बड़े बर्ड्स से उसका सामना हो जाता है
और फाइनली उसकी तलाश खत्म भी हो जाती है। उसे यहाँ पर अपनी वाइफ हेलन मिल भी जाती है। वो हेलन को देखकर इतना खुश था कि उसे बताना भी नहीं आ रहा था। वो हेलन से कहता है चलो प्लीज अपनी दुनिया में वापस चलो, तुम्हें एक मौका मिला है अपनी दुनिया में वापस आने का। लेकिन हेलन वहाँ जाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि दुनिया के लोगों को इन पोर्टल्स के बारे में पता चले और दुनिया वाले अपने आप को दुनिया के मसलों से बचाने के लिए इस दुनिया को भी आकर खराब कर दें, इसीलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन वो यहाँ निक से कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ पर ये दुनिया बहुत अच्छी है। हेलन उससे वादा कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हर वो चीज दिखाऊंगी जिसे मैंने यहाँ पर डिस्कवर